हे गाइस, आई एम योर फ्रेंड यूर टीचर निशा शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइज आर गुड। सो गाइज, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस CDP सीरीज़ जो भी हम कर रहे हैं, CTET, STET, DTPLS-B, UP टेट, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। इट्स पार्ट नंबर 16, तो ये पार्ट नंबर 16 रहेगा। इससे पहले हम 15 पार्ट्स को ऑलरेडी डिस्कस जो है कर चुके हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित करता है, उन्हें पढ़ाता है, योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के पूरा करने के लिए समायोजित करता है। तो वह क्या कर रहा है? मीन्स ये क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन को समझना कि एक शिक्षक है, ठीक है, वो कक्षा के कार्य को एकत्रित मतलब इकट्ठा करता है, उन्हें पढ़ता है, योजना बनाता है और अगले पाठ को, जो शिक्षार्थी हैं, अगले पाठ को उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। तो शिक्षक क्या कर रहा है? सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन। अब ध्यान से देखो, शिक्षक योजना बना रहा है, एकत्रित कर रहा है, पढ़ाना चाहता है, विद्यार्थियों की नीड्स को देख रहा है, तो मीन्स वो उनको क्या करना चाहता है? वो उनको सिखाना चाहता है, ठीक है ना। तो उनको क्या करना चाहता है? सिखाना चाहता है। तो सिखाने के लिए वो क्या कर रहा है? असेसमेंट कर रहा है। तो इसका आंसर आएगा सीखने के लिए आकलन। नेक्स्ट है, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। मीन्स कुछ टीचर्स होते हैं जो विद्यालय में जो असेसमेंट होती हैं उन पर वो काम करते हैं, तो उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है। उन्हें सोमवार को परीक्षा सहित उन्हें शिक्षार्थी की प्रत्येक विषय की प्रतियोजना कार्य देना पड़ता नहीं। शिक्षार्थियों के मूल्य और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना जो है रखते हैं। आप इस क्वेश्चन को ना ध्यान से देखो, आपको इसका क्या आंसर लग रहा है। बहुत सारे बच्चे ने इसके आंसर में कंफ्यूज होंगे, कुछ बच्चों को इसका आंसर सी लग रहा होगा और कुछ को डी। अब ध्यान से देखो, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि एक शिक्षक है, ठीक है, विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। विद्यालय में जो एक बेस बना रखा असेसमेंट का, उसके लिए काम कर रहे हैं, मतलब अपने स्कूल के लिए वो है जो काम कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों के मूल्य और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना सूक्ष्म अवलोकन थोड़ी ना कर रहे हैं, वो अपने व्यवस्था के लिए भावना रखते हैं। मीन्स वो स्कूल पर आधारित असेसमेंट कर रहे हैं, तो मीन्स वो अपने स्कूल के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए एक स्वामित्व की भावना रखते हैं। नेक्स्ट है, ग्रेड अंकों से कैसे अलग होता है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों को दिखाता है? मीन्स कई टाइप के प्रश्न होते हैं, तो ग्रेड जो है अंकों से अलग होता है। ग्रेडिंग A+, B+ ऐसे देते हैं, अंकों से अलग होता है। अंकों का क्या मतलब है? जैसे आपको कोई भी अंक दे देते हैं, लाइक मतलब नंबर दे दिए, तो नंबर ये अपसारी होता है। किसी भी चीज़ को फैलाना, ऐसा कुछ नहीं है। मुक्त अंक बिल्कुल भी नहीं है। समस्या समाधान यहाँ कुछ नहीं, यहाँ विश्लेषण हो रहा है। मतलब ग्रेडिंग और अंक दोनों क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं बच्चे का, तो ये विश्लेषणात्मक अध्ययन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक कार्य के लिए नहीं होता? मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए। तो जो मतलब CC कॉन्सेप्ट होता है, उसमें दो प्रकार की असेसमेंट होती हैं, एक सबमिटिव होती है और दूसरी कौन सी होती है? फॉर्मेटिव होती है, ठीक है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन सी होती है? जो शॉर्ट टर्म में ली जाती है, जो थोड़े टाइम बाद ली जाती है, तो वो असेसमेंट कौन सी होती है? फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो शॉर्ट टर्म्स में जो शॉर्ट आंसर हैं वो भी होते हैं, परियोजना मेथड्स भी होते हैं, ऑब्जर्वेशनल भी होते हैं। विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। अब विद्यार्थियों का जो योग्यता क्रम निर्धारित करते हैं, दिस इज़ नॉट द फॉर्मेटिव असेसमेंट। जो कि विद्यार्थियों का योग्यता क्रम, हमेशा कहते हैं ना वेरिएशंस, कोई भी सीक्वेंस है, कोई भी रिजल्ट आता है, जो क्रम होता है वो फाइनल रिजल्ट्स के बाद आते हैं, तो वो सबमिटिव असेसमेंट्स के बाद आते हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में आपको पता, परियोजना बनाते हैं, ऑब्जर्वेशनल भी होती है और ओपन एंडिंग भी होते हैं। योग्यता निर्धारण नहीं होता। योग्यता हाई लेवल के एग्जाम से लेके सबमिटिव असेसमेंट लेके ही बच्चे की निर्धारित की जाती है, ठीक है ना। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होते हैं? जो शॉर्ट टाइम में लिए जाते हैं, थोड़े टाइम बाद बच्चों के लिए जाते हैं। नेक्स्ट, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण 4 स्टेटमेंट है। विच इज़ मोस्ट इफेक्टिव फॉर ए टीचर? उत्तर, पुस्तकों के उत्तरों को लिखने पर बल देना, बिल्कुल सिर्फ लिखो नहीं। समूह गतिविधि की बजाय व्यक्तिगत अधिगम को महत्व देना, मतलब आप पूरे ग्रुप को इंटेलिजेंस मतलब महत्व ना दो, एक बच्चे को महत्व दो, ये भी नहीं है। विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना। अनदेखी तो कभी नहीं करना चाहिए भाई अच्छी टीचर को। प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। बीइंग ए गुड टीचर यू हैव टू अंडरस्टैंड। संपर्क का मतलब यहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, समूह का संपर्क में रहने का मतलब क्या है? आपको बच्चे की इंटरेक्शंस मतलब अच्छे से रखना है बच्चे के साथ, ठीक है। इंग्लिश में इसका ऑप्शन है, यू आर इंटरेक्टिव विद ऑल द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, लड़के एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे हैं, आपके अनुसार कौन सा सही है? स्टेटमेंट है, 4 गिवन है, विच वन इज़ अ राइट।
लड़कों को घर से बाहर कार्यों में सहायता करनी चाहिए। बिल्कुल इसने पूछा कौन सा कथन सही है। लड़कों को घर के बाहर कार्यों में सहायता करना चाहिए। अब देखो घर के बाहर लड़के हमेशा काम करते हैं ना, तो ये तो क्या दिखा रहा है, जेंडर बाइसेस दिखा रहा है। जेंडर बाइसेस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको कल परसों ही समझाई थी। कोई भी ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें कोई पूर्वाग्रह बना लेते हैं, डेट इज़ जेंडर बाइसेस। तो पक्षपात है भाई, बाहर का काम लड़के करें तो वो तो लड़के हमेशा ही करते हैं। लड़कों घर को कार्यों में सहायता करनी चाहिए। सभी लड़कों को विज्ञान और लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। देखो ये जेंडर बायसेस को प्रेजेंट करती है, ये भी जेंडर बायस को प्रेजेंट करती है। लड़कियों घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, ये भी जेंडर बायसेस को प्रेजेंट करती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल अलग है कि लड़कों को भी घर का काम करना चाहिए। मतलब ये क्या दिखा रही है, जेंडर बायस को नहीं दिखाने वाली स्टेटमेंट है। तो इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया विच वन इज़ द राइट स्टेटमेंट, तो यू कैन से दिस वन इज़ द राइट स्टेटमेंट। नेक्स्ट है शिक्षार्थियों को ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम, शिक्षार्थियों को ज्ञान अर्जन में, नेक्स्ट है विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस प्रकार ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, शिक्षार्थियों का जो ज्ञान अर्जन है तो आपको किस प्रकार ध्यान केंद्रित करना चाहिए। फर्स्ट है सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। सिर्फ याद करना ही महत्वपूर्ण नहीं होगा भाई, शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए ग्रेड से शिक्षार्थियों की सक्रिय सहभागिता। ऐसे क्वेश्चंस तो क्वाइट क्लियर नज़र आते हैं कि इफ़ यू आर एक्टिव पार्टिसिपेंट देन यू आर गोइंग टू गुड, तो सक्रिय सहभागिता वाला इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। मतलब आप कोई भी टीचिंग प्रोसेस कर रहे हो, कोई भी शिक्षण है, अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जाता है। मीन्स जैसे अध्यापक हैं, ठीक है, वो विद्यार्थियों का असेसमेंट कर रहे हैं तो किस इनसाइट थ्योरी को मतलब अच्छा करने के लिए करते हैं। उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में, मतलब ये हिंदी में बड़ा मतलब क्या किया जाता है, जैसे एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड में उसको वो कर दिया जाता है, पोस्टपोन कर दिया जाता है, प्रमोट कर दिया जाता है, लाइक दैट इज़ प्रोन्नत। उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर पर अनुकूल नहीं है। शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, कक्षा में प्रतिभाशाली और कमज़ोर विद्यार्थियों को समूह करना। अब देखो शिक्षार्थी की आवश्यकता के अनुसार टीचिंग में क्या करते हैं भाई, परिवर्तन करते हैं। तो टीचर की आवश्यकता के अनुसार जब टीचिंग में कुछ भी चेंज किया जाता है तो ये इसके अंतर्गत जो है आता है। नेक्स्ट है बच्चों को शाब्दिक और गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। शाब्दिक और गैर शाब्दिक मतलब आप वर्बल नॉन वर्बल किसी भी टाइप से बच्चों को दंड नहीं दे सकते। तो यह परिणाम किस चीज़ का होता है, उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना नहीं भाई, आप दंड दोगे तो नेगेटिव होगा। बच्चे की छवि को सुरक्षा करना नहीं, अंकों में सुधार करना नहीं, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। अब ध्यान से देखो, यदि आप वर्बल रूप से कुछ भी गलत बोल रहे हो, मतलब वर्बली है लेकिन आप कुछ गलत बोल रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आपकी ही तो इमेज पे जाएगा कि आपको बोलने का तरीका नहीं है, तो आप अपनी ही अवधारणा को क्या कर रहे हैं भाई, नष्ट कर रहे हैं। तो आजकल आपको पता है वैसे भी RTE एजुकेशन के तहत, राइट टू एजुकेशन के तहत आप बच्चों को किसी भी प्रकार का दंड नहीं दे सकते। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। मीन्स ये कह रहा है कि निम्न में से प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं और व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में मतलब स्टार्टिंग की जो बाल्यावस्था होती है, तो हमारा बिहेवियर, हमारी भूमिकाएं, मतलब कौन सा समूह है जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है इस एज में। तो इस एज में कहीं ना कहीं माता पिता का ही ज़्यादा इफेक्ट है। देखो कई बच्चों को लग रहा होगा अध्यापक एवं साथी, लेकिन जो अध्यापक एवं साथी होते हैं वो पोस्ट चाइल्डहुड में अफेक्ट करेंगे। ध्यान रखना, अध्यापक और साथी पोस्ट चाइल्डहुड में अफेक्ट करेंगे। प्री चाइल्डहुड में अपने पेरेंट्स ही सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। पेरेंट्स मतलब अपनी फैमिली ही सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह परवर्ती बाल्यावस्था, परवर्ती मतलब सेम वही पोस्ट चाइल्डहुड को दिखाने वाला है। तो पोस्ट चाइल्डहुड को दिखाता है 6 से, और जो स्टार्टिंग वाला होता है 2 से 6 वर्ष वाला वो प्री चाइल्डहुड को दिखाता है। नेक्स्ट है आजर्व तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है। मतलब आजर्व इज़ अ नेम ऑफ ए स्टूडेंट, आजर्व किसी बच्चे का नाम है। वो तर्क देता है कि जो भाषा विकास होता है वो व्यक्ति की नैसर्गिक, नैसर्गिक का मतलब एक नेचुरल प्रवृत्ति से प्रभावित होता है। जबकि सोनाली नाम की कोई स्टूडेंट है वो कहती है कि ये परिवेश से प्रभावित होता है। मीन्स एक बच्चा तो क्या कहता है ये नेचुरल होता है, मीन्स बाय बर्थ होता है, लाइक वाइगोस की। एक कहता है ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है।
तो आज़र और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है, मतलब किस विषय में है? चुनौतीपूर्ण और संवेदनशील भावना बिल्कुल नहीं, स्थिरता और अस्थिरता पर बहस बिल्कुल नहीं, सतत एवं असतत अधिगम बिल्कुल नहीं, प्रकृति और पालन पोषण पर वाद विवाद। तो डेफिनेटली नेचर और मतलब पालन, एक हेरिडिटिकल को महत्व दे रहा है, एक एनवायरनमेंट को महत्व दे रहा है, तो ये क्या है? प्रकृति और पालन पोषण पर ही क्या है भाई? वाद विवाद है। ठीक है, नेक्स्ट है, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा। वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत बार सीटेट में रिपीटेड है और मैंने जेंडर बाइसेस में करवाया भी था ये, कि एक अध्यापिका है, उसने सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा है, तो यह किस ओर संकेत करता है? मतलब एक टीचर है तो उसने तो वह क्या किया है भाई? तो वह अच्छी भाषा का प्रयोग कर रही है, भाषा पर अधिकार है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, लिंग पूर्वाग्रह है। अब ध्यान से देखो, कई बच्चों को लग रहा होगा यार सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिख रही है तो मतलब अच्छी भाषा को प्रयोग कर रही है, बट गाइस ध्यान रखना, वो कोई अच्छी भाषा को नहीं प्रयोग कर रही, वो कोई ये नहीं बोल रही, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना चेयरमैन, चेयरपर्सन, चेयरवुमेन, तो वुमेन और मैन बोलते हैं हम, तो हम जेंडर बायसेस को दिखाते हैं, तो हम वुमेन मैन नहीं बोल रहे, पर्सन बोल रहे हैं, अध्यक्ष बोल रहे हैं, तो इसका मतलब हम एक जेंडर फ्री लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं। तो इसकी आंसर, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जो कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव जो इवैल्यूएशन होती है, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही, जल्दी गतिविधियों के अंतराल में की जाने वाली गलतियों को सुधारना, और जो लास्ट ऑप्शन है, वेट यहाँ से कुछ नहीं लग रहा मुझे, लास्ट ऑप्शन देखते हैं, ये रहा, यह समझने के लिए कि अधिगम को किस प्रकार अवलोकन किया जा सकता है, दर्ज किया जा सकता है। तो यू नो सीसी ही होता क्या है? कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। एक बच्चे का सतत मीन्स लगातार, व्यापक मीन्स हर एक पहलू का जब हम अवलोकन करते हैं कि अधिगम को किस प्रकार से रिलायबल तरीके से हम पढ़ा सकते हैं, तो वही होता है सीसी। बाकी मैंने सीसी के ऊपर बहुत डिटेल वीडियो बना रखी है, यू कैन गो विद दैट डिटेल वीडियो। नेक्स्ट है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत का कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? मीन्स जिसमें मोरल डेवलपमेंट नहीं होता है, मतलब जिसमें ज़्यादा मोरलिटी नहीं होती है, तो सही अर्थ में सूचित करता है। वैसे तो देखो भाई, कोहलबर्ग का सारे ही डेवलपमेंट मोरलिटी को दिखाते हैं, ठीक है, डेफिनेटली मोरल डेवलपमेंट है तो मोरलिटी को दिखाते हैं, लेकिन सही अर्थ में नैतिकता की अनुपस्थिति, मतलब जिसमें कम नैतिकता होती है, तो यू नो वेल, जो पहली स्टेज होती है दंड एवं आज्ञा पालन और साधन सापेक्षता, उसमें जो बच्चा होता है प्री कन्वेंशनल एज में, उसमें इतना ज़्यादा मोरलिटी नहीं होती जितना कि होनी चाहिए। बाकी एजेस में बहुत होती है, इस एज में नहीं होती। कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में दिखाता है? अब ध्यान से देखा, कुछ बच्चों को लग रहा होगा स्तर 4 तो कोहलबर्ग ने दिया ही नहीं। एक सेकेंड, लॉरेंस कोहलबर्ग में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो ध्यान से समझना, इसका क्वेश्चन यदि आता लेवल 1, 2, 3 तो हम 1 को चूज़ करते कि 1 में सबसे कम मोरलिटी होती, बट यहाँ लेवल 4 दिया हुआ है, और लेवल 4 तो कोई कोहलबर्ग ने, एक मिनट, एज 1, हाँ लेवल 3 दिए थे और स्टेजेस 6 दी थी, तो लेवल 4 तो कोहलबर्ग ने कुछ दिया ही नहीं। भाई इसका ना मुझे डाउट है, मैं बताती हूँ, यदि इंग्लिश वर्जन मेरे पास नहीं है, इंग्लिश वर्जन में वैसे तो लेवल होता है और स्टेज के लिए अवस्था वर्ड लिखा होता है स्टेज के लिए, लेकिन यदि यहाँ पर इंग्लिश वर्जन में क्वेश्चन स्टेज से लिखा हुआ है तो आंसर बन जाएगा 1। ध्यान से समझ लो इंग्लिश में, क्योंकि 1 लेवल स्टेज में सबसे कम मोरलिटी है, बाकी इसमें बहुत मोरलिटी होती है। बट यदि स्तर लिखा है और उधर साइड इंग्लिश वर्जन में लेवल लिखा है तो आंसर रहेगा 4, क्योंकि 4 कोई लेवल नहीं होता। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? अब जब इसने क्वेश्चन बोला है कि विच इज़ नॉट राइट, सही नहीं है, तो इसका मतलब आपको देखना है कि ये तो सही है, ये सही है, ये सही है, तो जो बची वो सही नहीं है। समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता होती है भाई, मतलब प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रजातंत्र भी होता है, सामाजिकरण का अधिकरण भी होता है, विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। अब देखो भाई, ऐसा नहीं होता। प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब ही क्या होता है? एक ऐसी एजुकेशन जो आपको सोसाइटी में आगे बढ़ाती है, जो सोसाइटी से रिलेट करती है, वही तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है। और इसमें कह रहा है कि ऐसी बातों को भी आप एक्सेप्ट करो जिसकी कोई बेस ही नहीं है सोशल, तो जो कोई सोशल बेस ही नहीं है तो वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन हो ही नहीं सकती। तो आंसर रहेगा गाइस बी। नेक्स्ट है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? समायोजन, साम्य धारण, ये क्वेश्चन मैंने कल ही करवाया है। जीन प्याजे की जो स्टेजेस हैं उनसे रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है?
आपके पास कुछ योजनाएं हैं, उसमें आप कुछ नई जानकारी ऐड कर रहे हैं। मैंने कल ही एक वीडियो बनाई है गाइस, जो जीन प्याजे की, देखो सब थ्योरी पढ़ लेते हैं लेकिन थ्योरी से बात क्वेश्चन इन शब्दों में से आते हैं। मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है, आप देख लेना प्लेलिस्ट में जाके, सीडीपी की सबसे ऊपर होगी, जिसके अंदर मैंने जीन प्याजे के सिर्फ शब्दों के ऊपर वीडियो बनाई है। तो कल ही मैंने एक बात कही थी कि आपके पास कुछ स्कीमा है, उसमें आप कुछ नया ऐड करते हो, तो डेट इज कॉल्ड असिमिलेशन, तो आत्मसातकरण कहलाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत के व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। त्रितंत्र जो सिद्धांत है स्टर्नबर्ग ने दिया था, त्रितंत्र जो सिद्धांत है स्टर्नबर्ग ने दिया था ये, और इसके अंदर इसने पूछा है कि कौन सा नहीं है, ये जो है क्वेश्चन इसने पूछा है। तो पर्यावरण के साथ पुनर्निर्माण होता है, केवल विषय का व्यवहारिक रूप से विचार नहीं होता भाई। इसमें एक्चुअली त्रितंत्र सिद्धांत जो एनवायरमेंटल से रिलेटेड होता है, मैं इसको डिटेल में करवा दूंगी, तो इसके लिए व्यवहारिक नहीं होता ज़्यादा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का विकासात्मक, नेक्स्ट है, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों को यह मांग करता है कि वह, मतलब कोई भी टीचिंग है उसका जो प्रोग्रेसिव एक है वो क्या मांग करता है। कठोर अनुशासन बिल्कुल नहीं, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें, विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के समान रूप से व्यवहार करें, तो विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन की युक्तियों का पालन करें, ठीक है ना, कि किस प्रकार से इंस्ट्रक्शन है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, उनके अकॉर्डिंग जो है आप वर्कआउट करें। नेक्स्ट है, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है। जो मनोसामाजिक सिद्धांत है वो निम्नलिखित में से किस पर बल देता है, तो ये मैंने एरिक्सन की थ्योरी है, ये एरिक्सन थ्योरी है जिसमें मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है। तो उद्यम के मुकाबलेहीनता, इसमें ना एक्चुअली उसके लेवल हैं 8, आप डिटेल वीडियो देख लेना। तो इसमें ना 3 जो दे रखे हैं ऑप्शन, वो उसका लेवल नहीं है, उद्यम के मुकाबलेहीनता लेवल है, तो ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, एक तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। ये एक स्टेटमेंट है, इसको आपको एज इट इज़ लर्न करना, स्टेटमेंट का कोई शॉर्टकट नहीं होता, जो भी आती है उसको याद करना। तो जहाँ भी आपको सांस्कृतिक रूप से कोई ज्ञान की बात आ रही है तो तुक्का लगा देना भाई वाइगोस्की, क्योंकि सोशल एंड कल्चर जो बात की थी वो किसने की थी, वाइगोस्की ने की थी। तो गाइज ये थे कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये सीरीज़ हम ऐसे ही चलाते रहेंगे। और ये जो मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ ये आपको DT+B में, KVS में, एस्टेट में, रीट में, MP टेट में, हर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन वो हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं, स्पेशल CTET, UP टेट, रीट और एस्टेट के एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो आप इनको अच्छे तरीके से करें एंड होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस था, बच्चे थोड़ा सा तंग कर रहे हैं मेरे, सो कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। आप इसको पढ़ लीजिए, अच्छी लगे तो लाइक कर देना, वरना बहुत अच्छी थी नहीं। चलो बाय बाय, टेक केयर।